फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ए प्रेयर फॉर माय डॉटर के पार्ट सेकंड की। पिछले वीडियो में हमने इसके पार्ट फर्स्ट को पढ़ा था, लगभग हाफ ऑफ द पोएम हम पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं कि पार्ट सेकंड में हमारा और क्या रह गया है, हम उसके ऊपर देखते हैं। तो चलते हैं फटाफट हमारी पोएम की लाइन्स पे। जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, ये पोएम लिखी गई थी इन द ईयर ऑफ द 1919 के अंदर लिखी गई थी। और 1919 वह वर्ष था जब प्रथम विश्व युद्ध का तो अंत हुआ था। आयरलैंड वॉज कंटिन्यूस फाइटिंग टू गेन फ्रीडम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या कर रहे थे, युद्ध चल रहे थे। आयरलैंड क्या इस चीज़ की डिमांड कर रहा था, फ्रीडम की डिमांड कर रहा था। और ऐसे समय में हमारे यट्स के एक पुत्री का जन्म हुआ थोर वैली में। एंड ही वॉज क्वाइट वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर। और उसी के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उसी क्रम में वो आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यट्स बोलते हैं, मे शी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री दैट ऑल हर थॉट्स मे लाइक द लिनेट बी एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्नेनिमिटीज ऑफ साउंड। ठीक है। अब बोलते हैं कि भगवान, मेरी बेटी बढ़े, फले फूले, फ्लोरिश करे, स्प्रेड करे, ग्रो करे। किस की तरीके से, एक पेड़ की तरीके से। और कैसा पेड़, हिडन ट्री, जो छुपते छुपाते हुए बड़ा होता है, जो दुनिया की नज़र में आए हुए बड़ा हुआ होता है ना। छुपते छुपाते हुए बड़ी हो, लेकिन किसी बुरी नज़रों में ना आए। अगर बुरी नज़रों में कोई पेड़ आ जाए तो हो सकता है वो पहले भी काट दिया जाए। ठीक है। तो ये ज़माना बहुत ख़राब है, ये समय बहुत ख़राब है। तो मेरी बेटी बढ़े, मेरी बेटी ग्रोथ करे, मेरी बेटी इस ज़माने में आगे बढ़े। लेकिन कैसे, छुपते छुपाते, बुरी नज़रों से छुपते छुपाते हुए मेरी बेटी आगे बढ़े। दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक लिनेट बी। और मेरी बेटी के जो विचार हो ना भगवान, वो किसकी तरीके से हों, लिनेट की तरीके से। लिनेट क्या होता है, लिनेट देखो, एक वो बहुत प्यारा सा बर्ड होता है, ये बहुत स्मॉल बर्ड होता है, बहुत प्यारा बर्ड होता है। और इस बर्ड की खूबसूरती ये होती है कि ये बर्ड ऊपर और ऊपर और ऊपर आकाश की तरफ ही उड़ता जाता है। जैसे जैसे ये उड़ता जाता है, ये क्या करता है, अपनी स्वीट, वो इसमें स्वीट मेलोडीज को बिखेरता जाता है पूरे संसार के अंदर। तो वो बोलते हैं, यट्स बोलते हैं कि भगवान, मेरी बेटी के जितने भी थॉट्स हो ना, वो थॉट्स किसके समान हो, लिनेट पक्षी के म्यूजिक के समान हो। लिनेट पक्षी क्या करता है, बहुत सुंदर म्यूजिक गाता है, तो उतने ब्यूटीफुल मेरी बेटी के थॉट्स भी हो। मेरी लिनेट पक्षी इनोसेंट होता है, तो वही इनोसेंट थॉट्स मेरी बेटी के भी हो। और लिनेट पक्षी को क्या नहीं होता, लिनेट बर्ड हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। उसको क्या नहीं होता है, नो बिजनेस, किसी सांसारिक गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है। लिनेट पक्षी का एक काम है कि वो ऊपर उड़ता जाएगा, डिस्पेंसिंग, फैलाता जाएगा, राउंड यानी सराउंडिंग में, चारों तरफ क्या, मैग्नेनिमिटीज ऑफ साउंड, अपने साउंड की मैग्नेनिमिटीज, अपने साउंड की ब्यूटी, अपने साउंड की मेलोडी को वो फैलाता जाएगा। तो भगवान, मेरी बेटी भी बढ़े, और मेरी बेटी के विचार हो वो लिनेट पक्षी के समान हो, वो इनोसेंट हो, वो ब्यूटीफुल थॉट्स रखने वाली हो, वो अच्छे विचार रखने वाली हो। और चारों तरफ जहाँ भी वो जाए, अपने विचारों को, वो अच्छे विचारों को ही चारों तरफ स्प्रेड करे। उसको इस संसार से, इस भौतिक संसार से कोई भी लेना देना ना हो, बस वो क्या करे, अपने अच्छे विचारों को चारों तरफ फैलाए। ठीक है। नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन ए चेस। ठीक है। नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन ए चेस, नॉर बट इन मैरीमेंट ए क्वेरल, or she may live like some green laurel rooted in one dear perpetual place। अब बोलते हैं, देखो 20वीं सदी आ गई भगवान। ठीक है। 20वीं सदी के अंदर महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। दे आर ऑल्सो एक्वायरिंग द बैड हैबिट्स, वो भी गंदी आदतें ले रही है। शराब शराब पीना उनमें से क्या है, एक है। तो वो कहता है कि नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन ए चेयर्स। मेरी बेटी अगर कभी शराब को हाथ भी लगाए ना, चेयर्स यानी चीयर्स से लिया गया है, मेरी बेटी कभी शराब को हाथ भी लगाए ना, तो वो लत ना हो उसको, मैरीमेंट, मैरीमेंट यानी हंसी मजाक में वो हाथ लगा दिया। ठीक है। हंसी मजाक में उसने कभी शराब को हाथ लगा लिया तो लगा लिया भगवान, बाकी उसको शराब की लत ना पड़े। नॉर बट इन मेरीमेंट ए क्वारल, और वो भगवान किसी से झगड़ भी ले, वैसे मेरी बेटी झगड़ालू किस्म की नहीं है। ठीक है। ऐसी चीज़ ऐसी बनाना मेरी बेटी को भगवान कि वो झगड़े तो ना, लेकिन अगर कभी झगड़ भी ले तो वो केवल मैरीमेंट यानी हंसी मजाक में झगड़े, यानी सीरियसली कभी किसी से वो लड़ाई नहीं करे। और ओ शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉल, और मेरी बेटी जिए, लिव करे, किसकी तरीके से, लाइक, देखो सिमिली वर्ड यूज कर लिया, किसके समान, लॉरल ट्री की तरीके से। लॉरल पेड़ को खूबसूरती देखोगे कि देखो ये लॉरल का पेड़ है हमारा, है ना। अब लॉरल पेड़ की क्या खास बात होती है, रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, एक ही स्थान पे खड़ा रहता है ये। ठीक है। और रूटेड, यहीं पर इसकी जड़ें जमीन के अंदर गई भी रहती है। और इसमें खास बात क्या होती है कि ये जितना आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ना,
उतना ही ये ज़मीन के अंदर भी होता है ना। तो इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर उतनी ही गहरी होती है। तो इसके हरेलपन का यही कारण है कि अब चाहे आंधी आ जाएगी, चाहे तूफान आ जाएंगे, चाहे कितने से बड़े स्टॉर्म क्यों ना आ जाए, लेकिन ये अपरूट नहीं होगा अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी भी बढ़े, और किसकी तरीके से बढ़े? ग्रीन लॉरल पेड़ की तरीके से। वो हमेशा ग्रीन रहे, हमेशा फलती फूलती रहे, हमेशा फैलती रहे, स्प्रेड करती रहे, ग्रोथ करती रहे। लेकिन उसकी रूटें, और वो ग्रोथ कब कर पाएगी? जब उसकी जड़ें होगी परपेचुअल प्लेस, एक नियत स्थान पर। नियत स्थान का मतलब, यदि मेरी बेटी की जड़ें मेरे परिवार के संस्कारों में गहरी होगी, यदि मेरी बेटी की जड़ें मेरे परिवार की परंपराओं में गहरी होगी, यदि मेरी बेटी की जड़ें मेरे घर के रीति रिवाजों में गहन होगी, तो मेरी बेटी को इस संसार की कितने से बड़ी परेशानी क्यों ना हो जाओ, कितने बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना हो, जो उसको उखाड़ नहीं पाएंगे। जिस तरीके से लॉरल ट्री की जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी रहती है, और बड़ा भयंकर से भयंकर चाहे तूफान आ जाओ ना, उसको क्या नहीं कर सकता? वो हिला नहीं सकता। तो अगर मेरी बेटी की जड़ें भी गहरी होगी, काहे में? मेरे परिवार के संस्कारों में, मेरे परिवार की परंपराओं में, तो क्या इस संसार में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए भगवान, उसको कोई उखाड़ नहीं पाएगा। ठीक है। फिर वो बोलते हैं My mind, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have proved, prosper but little, has dried up of late, that knows that to be choked with hate may well be of all chances chief. देखो, अब वो क्या बोलते हैं? माई माइंड, मेरा दिमाग, क्योंकि मैंने भी तो प्यार किया था। बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, मैंने भी किसी एक लड़की से प्यार किया था। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, जिसको मैंने अप्रूव किया था, मैंने स्वीकार किया था, प्रॉस्पर बट लिटिल। तो वो कहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉडगॉन की रेफरेंस दी है। मॉडगॉन से हमारा यट्स जो थे बड़े प्रेम करते थे, तो मॉडगॉन को उन्होंने बार बार अपनी तरफ से प्रपोजल दिया, और मॉडगॉन ने उनके प्रपोजल को कभी स्वीकार नहीं किया। तो बोलते हैं क्या? कि माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, क्योंकि मैंने जिन महिलाओं से प्यार किया, या मैंने जिस लड़की से प्यार किया, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, वो सुंदरता जिसको मेरे मन ने अप्रूव किया, मेरे मन ने स्वीकार किया, मेरे मन ने स्वीकृति दी, प्रॉस्पर, वो ब्यूटी फली फूली तो सही, लिटिल लिटिल यानी ना के बराबर, ड्राइड आउट ऑफ लेट, और यानी बाद में सूपी। कहने का मतलब क्या था? मॉडगॉन थी, मॉडगॉन को वो बड़े प्यार करते थे। मॉडगॉन ने कभी उनके प्यार को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स नहीं लिया, और मॉडगन ने जब उनके प्यार को रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मॉडगन ने क्या कर दिया? मैकब्राइड से शादी कर ली। मैकब्राइड से शादी करने के बाद उसके एक पुत्री भी हुई, और मैकब्राइड के साथ उनका डिवोर्स भी हो गया, और उस पुत्री को लेकर के उनके कई केस वगैरह भी चले थे। तो वो क्या हुआ? उसको बड़ा पछताना पड़ा था, और उसको क्या करना पड़ा था? बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो वो भी यही बोलता है, क्या बोलता है? कि मैंने ऐसी लड़की से प्यार किया, मैंने एक ऐसी सुंदरता को मेरे मन ने अप्रूव किया, स्वीकृति थी, जो प्रॉस्पर तो रही, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, और वो ब्यूटी जो थी विदर हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम। तो मेरे मन को समझ में आया, मेरे दिमाग को समझ में आया, क्या समझ में आया? दैट टू बी चॉक्ड विथ हेट मेल वेल बी ऑल इविल चांसेस चीफ, कि भैया जितनी भी बुराइयां है ना, उन बुराइयों का मुख्य कारण क्या है? आपके दिमाग में किसी के प्रति हेट यानी घृणा का होना। इफ योर माइंड इज चॉक्ड विथ हेट, इफ योर माइंड इज फिल्ड विथ हेट, अगर आपका दिमाग क्या हो गया? चॉक्ड विथ हेट हो गया, फिल्ड विथ हेट हो गया, घृणा से भर गया, तो ये हेट जो है, ये घृणा क्या है? सारी की सारी इविल, सारी की सारी बुराइयों का मुख्य बीज है। कि अगर घृणा आ गई, तो बाकी सारी बुराइयां माप आ जाएगी। तो हेट इज द चीफ इविल आउट ऑफ ऑल। सभी चीफ इविल है, कोई अपना हेट जो है वो चीफ इविल है सभी प्रकार के इविल में से। फिर बोलते हैं वो, इफ देर इज नो हेट्रेड इन माइंड, अगर आपके दिमाग में हेट्रेड नहीं होना, अगर आप अपने दिमाग से घृणा को निकाल दें, तो अजॉल्ट, चाहे कोई कितना भी बड़े से बड़ा आक्रमण क्यों ना कर ले, और बैटरी ऑफ द विंड, और चाहे कितने से ही हवा यानी तूफान कितनी ही स्विफ्टली, कितनी ही तेज गति से क्यों ना बहे, यानी कितने बड़ा से बड़ा भयंकर से भयंकर तूफान क्यों ना आ जाए, कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, वो कभी भी टीयर यानी अलग करना, सेपरेट नहीं कर पाएगा। किसको सेपरेट नहीं कर पाएगा? लिनेट, लिनेट यानी वही इनोसेंस को, फ्रॉम द लीफ, लीफ हेयर सिंबल, लीफ इज हेयर द सिंबल ऑफ सोल, वो आपकी सोल से इनोसेंस को अलग नहीं कर पाएगा। तो वो बोलते हैं कि भगवान
क्या कि सब बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई जो होती है हेट्रेड होती है। अगर इंसान के दिमाग में हेट्रेड है तो और बुराइयां स्वतः उसके अंदर आ जाती है। लेकिन अगर इफ देर इज नो हेट्रेड इन माइंड, लेकिन अगर आपके दिमाग में क्या ना हो, घृणा नहीं हो, अगर आप किसी के प्रति हेट्रेड ना रखें, तो असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, कितने भयंकर से भयंकर तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी ही जोर के तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़े से बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कोई कितना भी भयंकर आक्रमण क्यों ना कर ले, वो क्या नहीं कर पाएगा, कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ। वो लिनेट यानी इनोसेंस, वो लिनेट बर्ड जो होता है ना, इनोसेंस का प्रतीक होता है। तो बोलता है इनोसेंस को आपकी आत्मा से अलग नहीं कर पाएगा। यानी हेट्रेड नहीं है तो आपका मन हमेशा इनोसेंट है, आपकी सोल हमेशा इनोसेंट है, और आपकी सोल हमेशा बड़ी पायस है। तो ऐसी ही वो पायसनेस किसके लिए चाहता है, अपनी बेटी के लिए यश चाहते हैं। फिर वो बोलते हैं एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट। अब देखो हेट्रेड भी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड है ना, मेरी बेटी को भगवान ये बता रहा कि जो ये इंटेलेक्चुअल हेट्रेड होती है ना, इज द वर्स्ट, ये सबसे गंदी होती है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर एक्स्ट। इसीलिए मेरी बेटी को सोचे पे मजबूर करना, कि मेरी बेटी ये सोचे कि ओपिनियंस आर अकॉस्ट, किसी के प्रति ओपिनियन रखना, किसी के प्रति पॉलिटिकल विचार रखना। क्योंकि ओपिनियन किससे बात कर रहा है, मॉडगन से बात कर रहा है। मॉडगन एक पॉलिटिकल कैरियर ही तो बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने यट्स को रिजेक्ट करा और मैकब्राइड से शादी करी। तो बोलता है कि भाई कौन, मेरी बेटी को बताना कि ये पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं ना, एक्चुअली में ये अकॉस्ट, अकॉस्ट यानी अभिशाप होती है। क्यों, क्योंकि हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बोर्न आउट ऑफ द प्लेंटीज होम। क्योंकि क्या मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा है भगवान। क्या देखा है मैंने, कि हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन, मैंने देखा है लवलीस्ट यानी ब्यूटीफुल वुमन, महिलाएं जो सुंदर होती है, बॉर्न जो जन्मती है आउट ऑफ द प्लेंटीज हॉर्न। प्लेंटीज हॉर्न यानी लग्जरीज के अंदर जन्मती है, ठीक है। प्लेंटीज हॉर्न यानी भगवान, मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जिनका जन्म लग्जरी फैमिली में हुआ था, जिनका जन्म प्रॉस्पर फैमिली के अंदर हुआ था, लेकिन उनका दिमाग क्या था, बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड, क्योंकि लेकिन उनका दिमाग क्या था, पॉलिटिकल ओपिनियन से ऑक्यूपाइड था बुरी तरीके से। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, बार्टर दैट थॉर्न, उस लग्जरी को बार्टर यानी डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड एवरी गुड, और हर जो चीज़ उनके लिए बेहतर हो सकती थी उस सब का उन्होंने क्या कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। बाई क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड, शायद वो चीज़ें अगर उनका नेचर क्वाइट होता, शांत स्वभाव की होती, कामनेस होती उनके अंदर, तो शायद वो समझती कि लग्जरी के अंदर जन्मने के कुछ अपने बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि उनका ओपिनियटेड माइंड था, क्योंकि उनके पूरे दिमाग के अंदर हेट्रेड भरी हुई थी, क्योंकि वो पॉलिटिकली ऑक्यूपाइड थे अपने दिमाग के अंदर, इसीलिए लग्जरी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने उस परिवार के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उनको बार्टरली डिस्ट्रॉय कर दिया, और एवरी गुड यानी हर अच्छी चीज़ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर शायद उनका नेचर क्या होता, क्वाइट नेचर होता, अगर शांत स्वभाव की होती, अगर अच्छे स्वभाव की होती, सरल स्वभाव की होती, तो शायद वो उसको समझ पाती। और क्यों बर्बाद कर दिया उन्होंने, फॉर एन ओल्ड बेलो फुल ऑफ एंग्री विंड। सीनेट, सीनेट ओल्ड बेलो, सीनेट में क्या होता है, संसद के अंदर क्या होता है, जोश खरोश से भाषण दिया जाता है। एंग्री विंड, एंग्री विंड यानी पेशेंस में आकर के जोशीले भाषण दिए जाते हैं। तो उसी के लिए, उसी ओरेटरी के लिए, उसी भाषण कला के लिए, उसी वाक्पटुता के लिए उसने क्या कर दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जो भी उसको बेनिफिट्स होने चाहिए थे, बीइंग ए डॉटर फ्रॉम, डॉटर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून इन हर माउथ, वो सारे उसने क्या कर दिए, बार्टर कर दिए, वो उसने सबने बर्बाद कर दिया। किसने, मॉडगन ने। तो मॉडगन का रेफरेंस दे रहा है वो यहाँ पे, क्योंकि मॉडगन से प्यार करता था, और मॉडगन ने क्या करा, उसको रिजेक्ट करती गई। और मॉडगन जब उसको रिजेक्ट करती गई, तो लास्ट में उसने जिस व्यक्ति को चुना अपने मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए, उसी व्यक्ति के कारण उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वो कहते हैं भगवान मेरी बेटी के अंदर कम से कम ये इतनी बुराइयां ना हो। फिर वो कहते हैं कंसिडरिंग दैट, सोचो एक बार, क्या सोचो, दैट ऑल हेट्रेड ड्रिवन वंस, कि अगर आपके अंदर से सारी की सारी घृणा निकल जाए, ठीक है। वो कहते हैं एक बार की सोचो कि अगर आपके अंदर से सारी घृणा निकल गई ना, तो आपकी सोल रिकवर्स द रेडिकल इनोसेंस। तो आपकी आत्मा कैसी हो जाएगी, रेडिकल इनोसेंट, इन बॉर्न इनोसेंस। यानी जब आप जन्मे थे, जब आपका जन्म हुआ था, जब आप एक नवजात शिशु थे, तब आपके दिल में किसी प्रकार की बुराइयां नहीं थी, तब आपके मन में किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं था, तब आपके दिल में किसी प्रकार का इविल्स नहीं था, और आपकी सोल जो थी बिल्कुल पवित्र थी, आपकी सोल जो थी बिल्कुल इनोसेंट थी। तो वो भी यही कहते हैं कि भगवान, कि आप ये सोचो,
मेरी बेटी को बताना कि ऑल हेट्रेड ड्रिवन हैंस, कि अगर आपके अंदर से सारी घृणा निकल जाती है तो आपकी सोल एक बार फिर प्राप्त कर लेती है किस चीज़ को, द रेडिकल इनोसेंस, वो इनबॉर्न इनोसेंस जो आप नवजात थे जब आपकी सोल जैसी पायस थी वैसी पायस वो वापस मिल जाती है, एंड लर्न्स एट लास्ट। और फिर जब वो आपके अंदर से हेट्रेड निकल गई, जब आपके अंदर से वो घृणा निकल गई, तो आपको अंत में तब मालूम पड़ेगा जब सोल आपके रेडिकल हो जाएगी, जब सोल आपकी इनबॉर्न इनोसेंस को प्राप्त कर लेगी, तो आपको मालूम पड़ेगा दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग। तो इस स्वयं का आनंद स्वयं के अंदर है। सेल्फ डिलाइटिंग यानी आप खुद को स्वयं खुश कर सकते हो। सेल्फ एपीजिंग, स्वयं की प्रशंसा स्वयं कर सकते हो। सेल्फ एफ्राइटिंग, और स्वयं के फियर को स्वयं ही दूर कर सकते हो। ठीक है। तो भगवान मेरी बेटी को बताना, ये बताना क्या, कि आपकी सोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बेटी को ये बताना कि अगर आपकी सोल के अंदर से हेट्रेड निकल गई तो आपकी सोल एक बार फिर क्या हो जाएगी, इनोसेंट हो जाएगी। एक बार फिर आपकी सोल बड़ी पवित्र हो जाएगी। और जब वो सोल आपकी पायस हो जाएगी तो आपको एहसास होगा कि सारा आनंद स्वयं के अंदर है, सारी प्रेज स्वयं के अंदर है, और हर प्रकार के भय से मुक्ति भी आप स्वयं ही प्राप्त कर सकते हो। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि उस प्रकार की सोल की स्वीट विल इज द हेवंस विल। उस आत्मा की जो इनोसेंट आत्मा होगी, जब आपके अंदर से हेट्रेड निकल जाएगा तो वो आत्मा की इच्छा, विल हेयर स्टैंड्स फॉर द इच्छा, उस आत्मा की इच्छा ही हेवंस यानी गॉड की इच्छा होगी। ठीक है। हम कहते हैं ना छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर कोई बुराइयां नहीं होती है। छोटा बच्चा इनोसेंट होता है, छोटा बच्चा पायस होता है, छोटा बच्चा फ्री फ्रॉम द इविल्स होता है। ठीक है। तो ये भी ये कहता है कि मेरी बेटी को ये समझाना कि सारी चीज़ें जो है इंसान के स्वयं के अंदर होती है, और अगर उसके अंदर से हेट्रेड निकल जाएगी तो वो आत्मा इतनी इनोसेंट हो जाएगी उसकी, कि उस आत्मा की स्वयं की इच्छा ही ऊपर भगवान की इच्छा बन जाएगी। शी कैन, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ो, शी कैन बी स्टिल हैप्पी, है ना, वो खुश रहेगी। कब रहेगी? दाउ एवरी फेस स्कॉल, स्कॉल यानी घृणा से देखेगा। हाँ, चाहे चाहे इस संसार का कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ घृणा से क्यों ना देखे, एंड एवरी विंडी क्वार्टर हॉल, और पग पग पर चाहे उसके कितनी ही बड़ी परेशानियां क्यों ना आए। एवरी विंडी क्वार्टर हॉल यानी जीवन में हाउल हाउल यानी शोर करना, विंडी क्वार्टर यानी तूफान, परेशानियां, है ना। वो कहता है, और इवन एवरी बेलोज वर्ड, अब उसके पग पग पर चलने पर जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानियां क्यों ना आए, संसार का हर व्यक्ति चाहे उसे कितनी भी घृणा भरी दृष्टि से क्यों ना देखे, लेकिन शी कैन बी स्टिल हैप्पी, वो फिर भी खुश रहेगी। कब? जब उसकी सोल इनोसेंट हो जाएगी, है ना। तो फिर फर्क नहीं पड़ता जमाने भर के लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, फर्क नहीं पड़ता। उसके जीवन में कितनी बड़े से बड़ी परेशानियां आती है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसके सोल के पास क्या है, रेडिकल इनोसेंस है, इनबॉर्न इनोसेंस है, पायस है, हेट्रेड से मुक्त है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेगी। और फिर लास्ट में वो कहते हैं, लास्ट के स्टेंजा के अंदर क्या, कि मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू हाउस, मेरी बेटी की शादी होगी, और शादी करने के बाद ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा उसको एक ऐसे घर में लेके जाए, कैसे घर में, वेयर ऑल अकस्टम्ड सेरेमनियस, वो घर जो कस्टम्ड यानी ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो, सेरेमोनियस रीति रिवाजों को फॉलो करता हो, है ना। तो मेरे बेटी जब दुल्हन बन करके जाए तो उसका दूल्हा उसको एक ऐसे घर के अंदर लेकर के जाए जो घर ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो, परंपराओं को फॉलो करता हो, सेरेमनीज रीति रिवाजों को फॉलो करता हो, रिचुअल्स करता हो हर प्रकार के। क्यों? क्योंकि फॉर एरोगेंस एंड द हेट्रेड आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थॉर ऑफ हेयर्स। ठीक है। अब देखो उनका मानना क्या है। यट्स क्या मानते हैं? यट्स ये मानते हैं कि भैया मेरी बेटी की शादी जो लग्जरी परिवार में, वो खुद लग्जरी परिवार से था, एरिस्टोक्रेट था वो, तो वो बेटी को भी ये था कि अमीर घराने में जाए। क्योंकि यट्स के अकॉर्डिंग अमीर घराना ही एक ऐसा घराना होता है जो ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, रिचुअल्स को फॉलो करता है, रीति रिवाजों को फॉलो करता है। क्योंकि उनके अनुसार एरोगेंस एंड हेट्रेड, ये घृणा और ये जो संकीर्णताएं होती है, आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थोरोफेयर्स, ये तो कॉमन फॉक की बात है। वेयर्स पेडल्ड इन द थोरोफेयर, थोरोफेयर यानी सड़क पे कॉमन चीज़ें चलती है, पेडल्ड यानी लोगों को सामान बेचना, वेयर्स यानी सामान। ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरा एक फ्रेज हो गया, द वेयर्स थ्रू द पेडल्ड इन द थोरोफेयर्स, का मतलब ये हो गया कि कॉमन फॉक की बुराइयां होती है। ये एरोगेंस, ये हेट्रेड, ये संकीर्णताएं, है ना, ये सारी की सारी किनकी बीमारियां हैं, ये कॉमन फॉक है, सामान्य परिवार की, ये गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की
मिडिल क्लास लोगों के अंदर ये सारी बुराइयां पाई जाती है। इसलिए मेरी बेटी की अगर शादी हो तो मेरी बेटी का पति एरिस्टोक्रेट हो, मेरी बेटी का पति धनवान परिवार से हो, और उसको एक वैसे परिवार में ले जाएं जो क्या करते हैं, कस्टम्स को फॉलो करते हैं। फिर हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर द इनोसेंट एंड द ब्यूटी इज बॉर्न। क्यों? क्योंकि भगवान कस्टम एंड सेरेमनी, एक ऐसा परिवार जो लग्जरी परिवार हो, एक ऐसा परिवार जो कस्टम्स को फॉलो करता हो, एक ऐसा परिवार जो रीति रिवाजों को फॉलो करता हो, एक ऐसा परिवार जो सेरेमनीज यानी अपनी पारिवारिक परंपराओं का निर्वहन करता हो, केवल और केवल ऐसे परिवार में ही इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न, केवल ऐसे परिवार के अंदर ही एक इनोसेंस, एक निर्दोष बच्चा और एक सुंदरता का जन्म हो सकता है। क्यों? सेरेमनी इज ए नेम फॉर द रिच ऑन। सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब क्या हो गया? सेरेमनी का मतलब हो गया गुड मैनर्स, अच्छे संस्कार, रूल्स, रीति रिवाज, गॉड से शिष्टाचार। ये शिष्टाचार, ये गुड मैनर्स, ये रूल्स, नियम, कायदे, कानून, ये सारे के सारे किस चीज का नाम है? रिच ऑन। रिच ऑन यानी एरिस्टोक्रेट। केवल लग्जरी लोग होते हैं जो इन लोगों को फॉलो करते हैं। एंड कस्टम, कस्टम्स का मतलब आपके ट्रेडिशंस, कस्टम का मतलब आपके रीति रिवाज, कस्टम का मतलब आपके रिचुअल्स, स्प्रेडिंग लॉरल ट्री। और ये रिचुअल्स, ये कस्टम्स, ये ट्रेडिशंस, ये क्या हैं? स्प्रेडिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को लॉरल ट्री की तरह से फलने फूलने वाला करती है। लॉरल ट्री की तरीके से ये उसको ग्रीन रखती है। लॉरल ट्री की तरीके से ये हमेशा चारों दिशाओं में फैलती है। और लॉरल ट्री की तरीके से ही आदमी ग्रोथ तभी कर पाता है जब वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, जब वो अपने फैमिली कस्टम्स को फॉलो करता है। तो सेरेमनी हेयर स्टैंड्स फॉर द गुड मैनर्स, रूल्स, कॉर्टसी, रीति रिवाज, उन सब चीज़ों को फॉलो करता है सेरेमनी। और ये कहाँ पे, ये किस चीज़ का नाम है, ये कहाँ पे पाई जाती है? इन द रिच हॉन, द पीपल हु आर बॉर्न इन द रिच फैमिली, केवल एरिस्टोक्रेट पीपल। एंड द कस्टम, और कस्टम यानी रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, फैमिली कस्टम्स, रिचुअल्स, है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पाए जाते हैं। वो अपने ट्रेडिशंस को, वो अपने फैमिली ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं। और जिस प्रकार से इनके अंदर हमारी जड़ें जितनी गहरी होती है, जिस प्रकार से लॉरल ट्री की जड़ें ज़मीन में जितनी गहरी होती है, वो उतना ही हरा रहता है, उतना ही फलता फूलता है। हर बड़े से बड़े तूफान का वो सामना बड़ी अडिगता के साथ करता है। ठीक इसी प्रकार से मेरी बेटी का पति भी उसको एक ऐसे परिवार के अंदर लेके जाए जो परिवार कस्टम्स को फॉलो करता हो, जो परिवार सेरेमनीज को फॉलो करता हो, जो परिवार अच्छे संस्कारों को फॉलो करता हो। और अगर मेरी बेटी ऐसे परिवार के अंदर जाएगी तो निश्चित ही भगवान वो इस संसार में कभी दुखी नहीं होगी, और वो हमेशा फलेगी, फूलेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो ये थी आपकी पोयम और इसका सेकंड पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये पोयम समझ में आई होगी। जितने भी डाउट थे, आई थिंक मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में इसको समझाने का आप सबके सामने प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।